गुड मॉर्निंग। आज हम कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम या सबसे पहले कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ी थी, फिर बाद में शॉर्ट कट की पढ़ना आज बाकी है, और फिर ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, सॉफ्टवेयर डिवाइस पढ़ा था, सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस पढ़ा था। अभी हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट पढ़ने वाले हैं। फिर अपन कॉमन टीसीपी और यूडीपी के पोर्ट नंबर पढ़ने वाले हैं, और फिर मोबाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज के। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट में क्या है? तो नेटवर्किंग क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, जो कि निम्न प्रकार का होता है: एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग। ये दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। वो जो लॉजिकल एड्रेस ऐसा एड्रेस होता है जो यूजर द्वारा चेंज किया जा सकता है, उसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। जबकि फिजिकली एड्रेस ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो यूजर द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता है, जैसे मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। फिजिकली में मैक आता है और लॉजिकली में आईपी एड्रेस आता है। और फिर आईपी एड्रेस को हम डीपली पढ़ लेते हैं। दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसे आईपी एड्रेस कहा जाता है। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस, कितने टाइप के आईपी एड्रेस होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, ऐसा आईपी एड्रेस जो आईएसपी द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, और उसको पब्लिक आईपी एड्रेस कहते हैं। किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? आईएसपी के द्वारा जो प्रोवाइड करते हैं उससे बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। जबकि प्राइवेट आईपी एड्रेस ऐसा आईपी एड्रेस जो यूजर और राउटर द्वारा दिए जाते हैं, उसको प्राइवेट आईपी एड्रेस बोला जाता है। आईपी एड्रेस में जब अब तक दो वर्जन लॉन्च हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार के IPv4 और IPv6। अब IPv4 और IPv6 को हम डीपली पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरनेट की लाइफ में, नेटवर्क की लाइफ में। और IPv4 पूरी तरह से इम्प्लीमेंट लागू किया गया है। IPv एड्रेस एक जिसका यूज़ पूरी दुनिया भर में कंप्यूटर को यूनिक आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल जैसे 192, मोस्ट ऑफ द 192.168.1.1 ये होता है। जबकि IPv4 में चार न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। IPv4 में चार न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट को डॉट से सेपरेट किया जाता है। हर एक जो न्यूमेरिक पार्ट को हम डॉट से सेपरेट किया जाता है। IPv4 को कंप्लीट IPv में 3 डॉट का यूज़ किया जाता है। IPv4 होता है, उसमें कंप्लीट आईपी एड्रेस को 3 डॉट यूज़ किए जाते हैं। और IPv4 में न्यूमेरिक पार्ट को डेसिमल पार्ट में लिखा जाता है। IPv4 का क्या है कि वो जो न्यूमेरिक पार्ट होता है उसको हम डेसिमल पार्ट में लिखते हैं। IPv4 को डोटेड डेसिमल नेशंस आईपी भी कहा जाता है, नोटेशन भी कहा जाता है, सॉरी डोटेड डेसिमल नोटेशन आईपी भी कहा जाता है। ओके, इसको DDN को शॉर्ट फॉर्म। IPv6 के प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट को ऑक्टेल में कहा जाता है। और IPv4 का प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट 8 बीट और 1 बाइट का होता है। एक बीट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। 8 बीट जो 1 बाइट का होता है, 1 बीट मतलब 1 बाइट होगा। IPv4 कंप्लीट 32 बीट का या 4 बीट का आईपी एड्रेस होता है। IPv4 के प्रत्येक न्यूमेरिक पार्ट की रेंज 0 से 255 तक होती है। IPv न्यूमेरिक पार्ट की वैल्यू का रेंज कितने से कितने तक होती है? 0 to 255 तक होती है। IPv4 के दो पार्ट में बांटा गया है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी इसमें नेटवर्क की संख्या का पता लगाया जा सकता है, जबकि होस्ट आईडी इसमें होस्ट की संख्या का पता लगाया जा सकता है। होस्ट नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। मतलब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में क्या डिफरेंस? नेटवर्क आईडी की संख्या का पता लगाया जा सकता है इससे नेटवर्क के थ्रू, और जबकि होस्ट की संख्या का पता लगाया जा सकता है होस्ट आईडी से। होस्ट नेटवर्क का एक मुख्य कंप्यूटर होस्ट कहलाता है। क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस की क्लास क्या है? IPv4 को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग क्लासेस में बांटा गया है। IPv4 की पाँच क्लासें हैं। उसकी 5 क्लासें हैं जिन्होंने इंग्लिश में अल्फ़ाबेट A से लेकर E तक लिखते हैं। नोट क्लास
को क्लासिफिकेशन में IPv4 की सबसे पहले न्यूमरिक बाइट का उपयोग किया गया है। सबनेट मास्क। सबनेट मास्क क्या होता है? सबनेट मास्क सबसे बड़े नेटवर्क से छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी पर आधारित होते हैं। जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क और नेटवर्क आईडी का होस्ट आईडी पर आधारित होता है। जैसे क्लास ए को सबनेट मास्क और सबनेट मास्क क्या होते हैं? सबनेट मास्क किसी बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटने के लिए सब नेटवर्क और सबनेट मास्क का उपयोग किया जाता है, जबकि डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क को नेटवर्क आईडी का होस्ट आईडी पर आधारित होता है। अगर क्लास ए को सबनेट मास्क की बात करें तो क्लास ए में पहली बार न्यूमरिक बाइट और नेटवर्क आईडी का अंतिम 3 न्यूमरिक बाइट का उपयोग होस्ट आईडी के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जो नेटवर्क आईडी होती है उसे लास्ट डिजिट 255 सबनेट मास्क के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि क्लास ए का IP एड्रेस 126.220.224.255 है, तो इन संख्याओं का 126 नेटवर्क आईडी हो गया और 224 ये होस्ट आईडी हो गया। स्टार्टिंग जो होता है वो नेटवर्क आईडी होता है, जबकि वो पीछे जो रिमाइंडर बचते हैं वो सारे होस्ट आईडी में कंसिडर कर दिए जाते हैं। इसीलिए क्लास ए की डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0 से होता है। और क्लास ऑफ IPv4 के इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। सॉरी 4 के बारे में पढ़ रहे थे अब तक हम। क्लास ए एक न्यूमेरिकल सबसे बड़ा लोएस्ट क्लास होता है। क्लास जो होता है सबसे लोएस्ट क्लास होता है, न्यूमेरिकल का ए होता है, क्लास ए वाला सबसे छोटा होता है। ये क्लास को पहली न्यूमरिक बाइट को यूज इंटरनेट आईडी और अंतिम 3 न्यूमरिक बाइट को यूज होस्ट आईडी के लिए किया जाता है। क्लास ए को सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। ओके, और पूरे IPv4 का 50% भाग क्लास ए के लिए रिजर्व है। रेंज होता है 1 से 1 to 6 तक क्लास ए का रेंज होता है। जैसे 1 to 6 के लगे 5.5.7 ये सब होगी होस्ट आईडी हो गई। और सबनेट मास्क क्या होगा? इसका सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0 4 टाइम। अभी क्लास बी के बारे में हम थोड़ा जान लें। इस क्लास में पहले 2 न्यूमरिक बाइट और यूज़ नेटवर्क आईडी और अंतिम 2 न्यूमरिक बाइट और यूज़ होस्ट आईडी के लिए किया जाता है। पूरे IPv4 को 25% भाग क्लास ए के लिए रिजर्व है। जैसे उसकी रेंज होती है 128 टू लेके 191 तक होता है। एग्जाम्पल 191.5.10.15 ये तो स्टार्टिंग के 2 हो गए। 191 प्लस 191.5। इसमें क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क आईडी होती है और 2 ही होस्ट होते हैं, जबकि अभी क्लास सी पढ़ लेते हैं। क्लास सी के अंदर इस क्लास में पहली 3 न्यूमरिक बाइट का यूज नेटवर्क आईडी और अंतिम न्यूमरिक बाइट का यूज होस्ट आईडी के लिए किया जाता है। पूरे IPv4 का 12.5% भाग क्लास ए के लिए रिजर्व है, जिसमें 192 से लेकर 223 तक है। इसमें 3 नेटवर्क आईडी होती है 255 मतलब डॉट बीच में है 255.255.255.0। लोस्ट होस्ट आईडी सिर्फ एक ही होती है लास्ट वाली। फिर आते हैं क्लास डी। क्लास डी के अंदर 224 से लेकर 239 तक होता है। इनकी रेंज 224 से 239 होती है। इसका जो एग्जाम्पल पहला डिजिट होता है वो 224 होता है, फिर 255, 255 लास्ट सारे 255 होते हैं। और ये सब नेट मास्क 255 सारे ये मिल जाते हैं। जबकि क्लास डी जो मल्टीकास्ट एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है, मल्टीकास्ट के लिए। ओके, और क्लास ई की रेंज क्या है? 240 से लेकर 255 तक है। 240, 255। ओके, और फिर इसमें क्लास ई का रिजर्व फर्दर यूज़ के लिए होता है, फ्यूचर यूज़ के लिए होता है। जो 127.0.0.1 ये एक लूप बैक IP एड्रेस है। क्लास ABC के IP एड्रेस ही आप उपयोग किए जाते हैं, जबकि बाकी अन्य D और E का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें होस्ट आईडी होती हैं। अब हम थोड़ा IPv6 के बारे में पढ़ लेते हैं। IPv6 के 8 पार्ट होते हैं। उसमें IPv6 के प्रत्येक पार्ट में वो
कोलन से सेपरेट किया जाता है। और फिर IPv6 के प्रत्येक पार्ट को 0 से 9 तक के अल्फ़ाबेट का यूज किया जा सकता है। IPv6 का प्रत्येक पार्ट 16 बिट का या 2 बाइट का होता है। IPv6 कंप्लीट 128 बिट या 16 बाइट का IP एड्रेस होता है। IPv6 के हेक्साडेसिमल नोटेशंस IP भी कहा जाता है। IPv6 को अभी क्लास के लिए बांटा नहीं गया है। मैक एड्रेस, अब हम थोड़ा मैक एड्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। मैक एड्रेसिंग क्या होता है? किसी भी डिवाइस में फिजिकली एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग द्वारा मैनेज किया जाता है। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस को मैन्युफैक्चरिंग के समय ही दिया जाता है। और फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस क्या है? मैक एड्रेस का फॉर्मेट, एक मैक एड्रेस को 2 से 2 कैरेक्टर के 6 सेट्स होते हैं। और मैक एड्रेस 48 बीट का होता है तथा इसके 6 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट का 8 बीट का होता है। जैसे MM:MM:MM:SS:SS:SS ऐसे 3 MM के हुए, 3 SS के हुए। मैक एड्रेस के पहले 3 पार्ट मैन्युफैक्चरिंग नेम की ID होती है। मैक एड्रेस के जो पहले 3 पार्ट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ID के होते हैं, और अंतिम 3 पार्ट बनाए गए डिवाइस के सीरियल नंबर होते हैं। अब वर्तमान में यह 64 बीट का भी उपयोग किया जाता है तथा इसमें 8 पार्ट होते हैं। प्रत्येक पार्ट 8 बीट का होता है। जैसे इसमें 4 बार MM कोलन का यूज़ किया और एक बार FF, ओनली FF का, और फिर वापस FF और FE। अदरवाइज बाकी 3 SS कोलन का यूज़ किया। 3 SS कोलन ऐसे करके 3 टाइम पे SS और 3 टाइम पे MM और 1 टाइम पे FF कोलन और एक बार FE कोलन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल। इस मोड में डेटा 1 डायरेक्शन 1 दिशा में होता है, और यदि डेटा रिसीव हो रहा हो तो सेंड नहीं किया जा सकता है, और यदि डेटा सेंड हो रहा हो तो रिसीव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि रेडियो, TV, रिमोट, कीबोर्ड, माउस, ये सारे जो होते हैं सिंपल डिवाइस होते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स ये एक मोड ऑफ डेटा एक टाइम में सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। एक समय में दोनों कार्य एक साथ नहीं किए जा सकते। जैसे वॉकी टॉकी, पुलिस और वायरलेस, ये सारे हाफ डुप्लेक्स होते हैं। वॉकी टॉकीज और पुलिस एंड वायरलेस। और फिर क्या? फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स मतलब इस मोड में डेटा को एक टाइम में सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव किया जा सकता है, दोनों किए जा सकते हैं एट अ टाइम। और इसमें जैसे मोबाइल वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारे आते हैं फुल डुप्लेक्स में। और अभी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कितने टाइप के होते हैं? मोस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप के होते हैं, गाइड मीडिया और अनगाइड मीडिया। गाइड मीडिया के 3 प्रकार के होते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और एफओसी। ट्विस्टेड पेयर जो होती है, ट्विस्टेड पेयर, उसके भी 2 टाइप होते हैं, UTP और STP। जबकि कोएक्सियल केबल के भी थिक नेट और थिक नेट, ये 2 टाइप के कोएक्सियल केबल होते हैं। ट्विस्टेड पेयर क्या होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल में वायर के 4 पेयर्स होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के 8 वायर्स होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के RJ45 JK लगाया जाता है, जबकि RJ45 रजिस्टर्ड JK 8 पिन का JK है। ट्विस्टेड पेयर के 2 प्रकार के होते हैं, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और UTP को बोलते हैं अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर होते हैं। इसमें यूज लेन केबल का किया जाता है, लेन केबल यूज की जाती है। इस वायर का मुख्य समस्या ये है कि ये क्रॉस टॉक करती हैं और UTP को डेटा लॉस की संभावना होती है। UTP में डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड होती है, मतलब ट्रांसमिशन स्पीड कम होती है, और UTP केबल कम रिलायबल होती है। इसमें जब डेटा सेंड और रिसीव होता है तो डेटा में शोर उत्पन्न होता है, जिसमें क्रॉस टॉक आता है। और अब पढ़ते हैं STP भी इसका ट्विस्टेड पेयर का ये डिफरेंट ये है टाइप है। इसमें क्या होता है? STP शील्डेड ट्विस्ट पेयर होती है। इसमें STP केबल को क्रॉस टॉक नहीं होता है, टॉक नहीं होता है, और फिर बाद में क्रॉस टॉक कम करने के लिए केबल को शील्ड किया जाता है। STP में UTP की तुलना में डेटा ट्रांसमिशन स्पीड भी ज़्यादा होती है।
जब एसटीपी में डेटा लॉस होने की संभावना भी कम होती है। एसटीपी केबल और यूटीपी केबल की तुलना ज़्यादा रिलायबल होती है। इसका मतलब कि एसटीपी केबल इज बेस्ट होती है। और अभी पढ़ते थोड़ा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का उपयोग नॉर्मली हम टीवी नेटवर्क के लिए किया जाता है। कोएक्सियल केबल जो होती है ट्विस्टेड पेयर की तुलना में लंबी दूरी तक अधिक गति में डाटा ट्रांसमिट करते हैं। कोएक्सियल केबल और एफओसी से सस्ती होती है और आसानी से काम ली जा सकती हैं। इस केबल के तांबे की एक ठोस वायर होती है। तांबे की वायर को कोर कहा जाता है। एक केबल में डेटा ट्रांसमिशन कोर द्वारा होती है। कोएक्सियल केबल का उपयोग टीवी सीसीटीवी में उपयोग किया जाता है। जैक और डीएनसी, बियॉन्ड नील और काउंसिलमैन, ये सब कोएक्सियल केबल के दो प्रकार के ही होते हैं। एक तो होता है थिंक नेट। पहला तो होता है थिंक नेट। थिंक नेट केबल टीवी के नेटवर्क में काम ली जाती है। ये एक मोटी होती है। इसमें आसानी से मोड़ा नहीं जाता है, इसलिए इसे काम में लेना कठिन होता है। और फिर क्या होता है थिक नेट और थिंक नेट। इसका ज़्यादातर उपयोग हो जाता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर केबल सॉफ्ट और लचीली और लो कॉस्ट कम कीमत में आती है। इसका उपयोग बहुत आसानी से होता है। अब एफओसी का फुल फॉर्म होता है फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है। ये फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसे डेटा सेफ सिक्योर फास्ट सेंड किया जाता है। इसमें डेटा 60 एमबीपीएस में एमबीपीएस की फुल फॉर्म मेगा बीट पर सेकेंड से 2 जीबीपीएस सेंड कर सकते हैं। इसमें डेटा ऑप्शनल ट्रांसमिट होता है। क्रॉस केबल कोड इक्वल टू 132 136 1326 इसका ये टोटल क्रॉस केबल कोड। ये सब गाइडेड मीडिया का था। ट्रांसमिशन मीडिया का गाइडेड मीडिया था, उसका था। अब हम थोड़ा करते हैं अनगाइडेड मीडिया को लेके। अनगाइडेड मीडिया में क्या आएगा? अनगाइडेड मीडिया में आता है 3 प्रकार के रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव सिग्नल, सैटेलाइट अनगाइडेड रेडियो सिग्नल, माइक्रोवेव, सैटेलाइट और आईआर। ओके, रेडियो सिग्नल में क्या होता है? रेडियो सिग्नल इन्हें ओमनी सिग्नल भी कहा जाता है। ओएमएनआई सिग्नल कहा जाता है। इस सिग्नल का यूज़ लंबी दूरी तक डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। रेडियो सिग्नल का यूज़ रेडियो वेव आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। रेडियो वेव की लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। रेडियो वेव किसी बड़ी इमारत या पहाड़ी से बाधित नहीं होती है। रेडियो वेव किसी भी रेडियो वेव डेटा ट्रांसमिशन में रेडियो वेव का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। रेडियो वेव चारों ओर फैली हुई होती है, अतः इन वेव को रिसीव करने के लिए सेंडर और रिसीवर का एक ही दिशा में होना जरूरी होता है। रेडियो वेव टेलीग्राम मैसेज को ट्रांसमिशन में काफ़ी समय का उपयोग हो रहा है। रेडियो वेव में अब VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी और सुपर हाई फ्रिक्वेंसी से अब तक डेटा ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल रेडियो FM और AM, ये सारे जो आते हैं रेडियो सिग्नल में आते हैं। अब पढ़ते हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव के माध्यम से होता है। माइक्रोवेव के सीधे रेखा में स्ट्रेट चलता है और माइक्रोवेव बड़ी इमारत या पहाड़ियों से बाधित हो जाता है। माइक्रोवेव को सेंडर और रिसीवर का एक ही दिशा में होना जरूरी होता है, जिसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है। माइक्रोवेव 25 to 30 km की दूरी तक ही किया जा सकता है। इससे दूरी करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। माइक्रोवेव सिग्नल जो होता है दूरी बढ़ाने के लिए साथ साथ कमज़ोर हो जाता है। रिपीट इन सिग्नल को एम्पलीफाई कहते हैं। माइक्रोवेव सस्ता साधन है और माइक्रोवेव सिग्नल मौसम आधारित होता है और ख़राब मौसम में इसमें सिग्नल घट जाते हैं। और अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट, इसकी शुरुआत 1960 नासा द्वारा ECO उपग्रह में सफल परीक्षण से हुआ। यह भूमध्य रेखा के लगभग 360 किलोमीटर दूरी पर एक सेटअप लगाया जाता है। इन सिग्नल को जमीन पर कैच करने के लिए रिसीव पॉइंट बनाए जाते हैं। सेंडर और रिसीवर का एक दिशा में होना जरूरी हो, लेकिन सिग्नल जमीन पर चारों तरफ फैला होता है। और IR क्या होता है? IR कम दूरी के लिए ट्रांसमिट करने के लिए IR का यूज किया जाता है। इनके सिग्नल लेजर बीम द्वारा ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, जैसे टीवी और रिमोट, ये IR में आते हैं। और फिर हम ये 10 से 15 फीट तक की दूरी पर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा URL के बारे में जान लेते हैं। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर।
या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये दोनों इनमें आते हैं। किसी भी वेबसाइट के कंप्लीट एड्रेस को यूआरएल कहा जाता है। किसी भी वेब ब्राउज़र एंड एड्रेस बार में लिखे जाने वाला एक एड्रेस यूआरएल होता है। यूआरएल 2 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव्स। एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है? ऐसे यूआरएल जिनमें ट्रांसमिटेड प्रोटोकॉल सर्वर नेम से डोमेन नेम मेंशन होते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल कहलाते हैं। जब एग्जांपल http www.google.com। जबकि रिलेटिव यूआरएल क्या होता है? ऐसे यूआरएल जिसमें केवल सर्वर नेम और डोमेन नेम बताए गए रिलेटिव यूआरएल कहलाते हैं। एग्जांपल www.google.com। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम द्वारा वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन से उस वेबसाइट को कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ये डोमेन नेम खरीदे नहीं जाते, केवल उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम में रजिस्टर करना आवश्यक होता है। डोमेन नेम के द्वारा सर्वर में एक स्पेस मिल जाता है। डोमेन 2 प्रकार के होते हैं, ज्योग्राफिकल डोमेन नेम। ऐसे डोमेन नेम जो किसी देश से संबंधित होते हैं। .in मतलब इंडिया का होता है। .au मतलब ऑस्ट्रेलिया का होता है। .jp मतलब जापान का। .ca मतलब कनाडा। .mx मतलब मैक्सिको। .ch मतलब स्विट्जरलैंड। .ns मतलब न्यूजीलैंड। .de मतलब जर्मनी और .pl मतलब पोलैंड। .डेनमार्क एंड .pk मतलब पाकिस्तान। .es मतलब स्पेन। .ru मतलब रशियन और .fr मतलब फ्रांस। .tr मतलब तुर्की एंड .el मतलब इजराइल एंड .uk मतलब यूनाइटेड किंगडम और .in मतलब इंडिया और .vs मतलब यूनाइटेड स्टेट। और फिर बाद में .it मतलब इटाली एंड .va मतलब वेटिकन सिटी। ये सारे इनके पता चल जाते हैं कि अपन कौन सी साइट से एक्सेस करते हैं। तो हमेशा लास्ट के जो डॉट आता है वो चेक किया करो कि वो कहाँ से है बिलोंग कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइजेशन डोमेन में क्या आता है? ऐसे डोमेन नेम जो किसी संस्था को लेकर संबंधित होते हैं, जैसे .com। तो व्यावसायिक समूह को लेकर, कोई व्यवसाय समूह होता है उसको .com के थ्रू ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और .edu मतलब एजुकेशन संस्था से लेकर होता है। .gov मतलब सैनिक सरकारी संस्था से होता है। .int मतलब अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से होता है। और .mil सैनिक संस्थाओं से सैनिक संस्थाओं से होता है। .net नेटवर्किंग सुविधा देने वाली संस्थाओं से होता है, .net वाला। .org गैर लाभकारी संस्थाओं से होता है। और उपरोक्त 7 डोमेन नेम के अलावा वर्तमान में निम्न डोमेन नेम भी शामिल कर लिए हैं। .info सभी यूजर करते हैं। .म्यूजियम संग्रहालय में आता है। डोमेन नेम सिस्टम को ICANN मतलब इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर और नियंत्रण किया जाता है। इसके द्वारा कुछ भी डोमेन नेम्स को भविष्य में सम्मिलित करने के लिए योजनाएं बनी जा रही है, जैसे कि .aero .coop .name और .pro। ये सारे जो थे डोमेन नेम अभी नियंत्रण किए जा रहे हैं। अब थोड़ा OSI मॉडल के बारे में पढ़ लेते हैं। OSI मॉडल क्या होता है? OSI मॉडल एक ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल होता है। OSI मॉडल सिस्टम जो इंटरकनेक्शन मॉडल होता है, कंप्यूटर नेटवर्क के 2 प्रकार के मॉडल का उपयोग किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार के होते हैं। मॉडल OSI मॉडल, दूसरा TCP IP जो ये होते हैं ये OSI मॉडल होते हैं। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल में आता है। TCP ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड प्रोटोकॉल सेट ऑफ रोल नियमों का समूह है। OSI मॉडल की स्थापना ISO ने 1977 में जारी की गई है। 1984 में इम्प्लीमेंट किया गया है और रेफरेंस मॉडल भी कहते हैं इसे। इस मॉडल को ने ISO की 7 लेयर का कार्य करती है। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, सेकंड होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ डाटा ट्रांसफर होती है, फिफ्थ होती है सेशन लेयर और सिक्स होती है रिप्रेजेंटेशन लेयर और सेवंथ होती है एप्लीकेशन लेयर। ये याद रखना, इसको एक बार फिर से करता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, रिप्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर को एक 1 बाय 1 हम एक डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर OSI मॉडल की पहली लेयर है। फिजिकल लेयर डेटा लिंक जो लिंक लेयर होती है नामक ऊपरी लेयर को डेटा प्राप्त करती है तथा यह प्राप्त डेटा से बीट स्ट्रीम
में परिवर्तित करता है और बीट में 0 या 1 को मान होता है। डेटा लिंक लेयर, ये फिजिकल लेयर के बारे में हो गया। मतलब मोस्ट ऑफ द फिजिकल लेयर जो होती है ओएसआई मॉडल की पहली लेयर का था, पहला दिखता ये है, और इसकी जो बीट ये होती है ना, बीट स्ट्रीम, ये उसमें परिवर्तन करती है 0 1 में। और फिर सेकंड है डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर होती है। ये नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में होती है और डेटा ट्रांसफर का संभावित करती है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर। और के डेटा लिंक लेयर का डेटा यूनिट फ्रेम कहा जाता है। मतलब ये जो सेकंड लेयर होती है उसको हम फ्रेम भी कह सकते हैं। और डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से डेटा प्राप्त करती है। ये डेटा के हेडर और ट्रेलर को जोड़ती हैं और डेटा को फिजिकली लेयर तक भेजती हैं। रिसीव और से डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से डेटा रिसीव प्राप्त करती हैं। और अब हम पढ़ते हैं रिसीव की ओर से डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से डेटा प्राप्त किया करती है। ये डेटा से हैंडल और ट्रेलर को अलग करती हैं और डेटा को नेटवर्क लेयर में भेजती है। जबकि नेटवर्क लेयर का काम क्या है, नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की तीसरी लेयर होती है। इस लेयर का डेटा यूनिट पैकेट्स के रूप में जाना जाता है। ये लेयर रूटिंग और लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में जान ले। ट्रांसपोर्ट लेयर ओएसआई मॉडल की चौथी लेयर होती है। इस लेयर में सोर्स टू डेस्टिनेशन के लिए जिम्मेदार इस लेयर में डेटा यूनिट और सेगमेंट के रूप में जाना जाता है। एंड सेशन लेयर ओएसआई मॉडल की पांचवी लेयर है। यह लेयर कंप्यूटर के बीच नेटवर्क कनेक्शन को स्थापित करती है, इस्टेब्लिश करती है नेटवर्क कनेक्शन और सिंक्रोनाइज के और नेटवर्क के कनेक्शन को समाप्त करके टर्मिनेट नेटवर्क लेयर भी करती हैं। ये डेटा जो ट्रांसमिशन की जो स्पीड की भी जिम्मेदार सेशन लेयर ही होती है। ये इसी पे डिपेंड होता है, सेशन लेयर पे डेटा ट्रांसफर की स्पीड। और फिर सेकंड लास्ट है प्रेजेंटेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 6 लेयर होते हैं। इसमें लेयर डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। इंक्रिप्शन की प्रक्रिया है जिससे डेटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जो अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के अनऑथराइज पर्सन यूजर जो होते हैं ना को एक्सेस से रोकती है। मतलब कोई अनऑथराइज हैकिंग वगैरह का यहाँ से प्रोटेक्शन करती है। और इंक्रिप्शन की सहायता से हम संवेदनशील और गोपनीय डेटा को नेटवर्क के शेयर करते हैं। यह डेटा कंप्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है। और लास्ट और फाइनल है हमारी एप्लीकेशन लेयर ओएसआई मॉडल की 7th लेयर है। ये उपभोगकर्ताओं के लिए एक एप्लीकेशन का उपयोग कर नेटवर्क को मौजूद डेटा का उपयोग करने के लिए इंटरफेस प्रदान करती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस एंड शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट ऐसी सेवाओं का भी समर्थन करती हैं। अब लास्ट हमारा बच्चा है टीसीपी और आईपी। टीसीपी आईपी काफ़ी लेंथ, फिर भी हम इसे थोड़ा पढ़ते हैं टीसीपी आईपी के बारे में। टीसीपी आईपी यह एक एंड टू एंड कम्युनिकेशन उपलब्ध कराता है। इसे प्रोटोकॉल मॉडल से भी ज़्यादा यूज नहीं किया जाने वाला मॉडल कहते हैं। इस मॉडल में टीसीपी आईपी के 4 कार्य करती हैं। ओएसआई मॉडल आईएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। ओएसआई मॉडल के नेटवर्क में 7 लेयर होती है जो कि निम्न प्रकार की होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर को हार्ट ऑफ ओएसआई लेयर भी कह सकते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना, जो ओएसआई मॉडल का पूरा हार्ट होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। डेटा का एप्लीकेशन लेयर से फिजिकली तक जाना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। ओके, इनकैप्सुलेशन। ओके, और डेटा फिजिकल लेयर टू से एप्लीकेशन लेयर तक जाने की तरफ जाने वाले को डीकैप्सुलेशन कहते हैं। इनकैप्सुलेशन किसका बोलते हैं, जब डेटा एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर जाता है तब तो अपन उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सेकंड है कि जब हम डेटा फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ जाते हैं तो डीकैप्सुलेशन में आता है। मतलब रिवर्स बोल सकते हैं हम इसे। ओएसआई मॉडल में रिवर्स के उपनाम से निम्न चित्रानुसार बताया गया है। होस्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर भी आती है, अपर लेयर सॉफ्टवेयर ये सब आता है। और इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर ये सब है। और फिर लोअर लेयर में हार्डवेयर आता है, मीडिया लेयर आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आता है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर सारे इसमें आते हैं। और हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। अब हम थोड़ा ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल को एक दूसरे से कनेक्शन बता देते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो होती है इसमें तो 7 लेयर पता था कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जबकि टीसीपी में सिर्फ 4 ही लेयर होती है, लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या क्या होता है, पीओपी होता है, पीओपी 3 होता है,
IMAP होता है, HTTP होता है, FTP होता है, टेलनेट होता है, NNTP होता है, NTP होता है, DSCP, PING और RIP और SNMP और DNS, ये सारे आते हैं एप्लीकेशन लेयर में। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, TCP, UDP और SPX, TCP, UDP, SPX आता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। ओके, और इंटरनेट लेयर में क्या होता है, IP, ARP, ICMP और IGMP और IPX, ये सारे आते हैं हमें इंटरनेट लेयर में। IP, ARP, ICMP और IGMP और IPX, ये सारे इंटरनेट लेयर होते हैं। जबकि लिंक लेयर में क्या होता है, इथरनेट, ब्लूटूथ, DSL, ISDN, वाईफाई, ATM और PPP और केबल, ये सारे जो आते हैं इसमें आते हैं लिंक लेयर के अंदर। तो हम ये पढ़ते थे, एक बार देख लेते हैं। नेटवर्क डिवाइस वर्क ऑन लेयर, जो मेसो टोपोलॉजी पढ़ते हैं नेटवर्किंग में, तो वहाँ पे जो मेसो टोपोलॉजी थी वो उसकी तरह इंटरनेट वर्किंग करता है। अब हम देख इसको OSI मॉडल का पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर में क्या क्या आता है, फिजिकल लेयर में हब आता है, रिपीटर आता है, मोडेम आता है, केबल आता है, एनी फिजिकल लेयर डिवाइस आता है, SDL आता है, ISDN, वाईफाई, ATM, PP, ये सारे फिजिकल लेयर में आते हैं। जबकि डेटा लिंक लेयर स्विच और ब्रिज का काम करता है, और नेटवर्क लेयर एक राउटर का काम करता है। ओके, ये सारे थे जो नेटवर्क डिवाइस के वर्क ऑन लेयर में पढ़ ले चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा TCP और UDP के पोर्ट नंबर। TCP UDP के पोर्ट नंबर पूरे एक टेबल के पढ़ते हैं। तो इसमें होता है TCP और UDP। TCP में क्या होता है, FTP डेटा और FTP कंट्रोल, फाइल ट्रांसफर। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डेटा FTP कंट्रोल जो 2021 में ये हुआ। जबकि UDP में DNS होता है, डोमेन नेम सर्वर होता है, ये 53 नंबर होते हैं इसके। और TCP पढ़े तो TCP टेलनेट होता है, वो 23 नंबर पे होता है टेलनेट। जबकि UDP में DHCP आता है, वो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। इसमें 67 या 68 ये दोनों नंबर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। फिर आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर फाइल बोलते हैं इसे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, 25 होता है। और जबकि TFTP, ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, 69 होते हैं इसमें भी। और DNS 53 होता है, इसका DNS 53 होता है। जबकि इसका NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल बोल सकते हैं इसे, इसका 123 होता है। और HTTP जो होता है ना 80 होता है। जबकि SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, 161 होता है। और इसमें TCP UDP दोनों होते हैं। और POP3 का क्या होता है, 110 होता है। जबकि RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, 520 आता है, 520 होता है। जबकि POP2 में एक्स्ट्रा होते हैं, 109 होता है। जबकि POP3 में 119 हुआ। और फिर हम पढ़ते थे HTTPS में क्या होता है, उसको TCP UDP दोनों आते हैं, इसके 443 होते हैं। SSH ये भी TCP UDP में सेम होता है, 22। और IMAP4 ये TCP UDP में दोनों में 143 सेम होता है। BGP ये 173 ये भी सेम है, BGP भी सेम होता है। LDAP और TCP UDP ये भी 389 होता है दोनों में। और DNS भी 53 TCP UDP में सेम ही होता है। नेट बायोस TCP UDP में 135 to 139 तक होता है। और फिर बाद में हम पढ़ लेते प्रोटोकॉल, तो इसमें कुछ कंसिडर नहीं किया है। फिर एक्सेस प्रोटोकॉल ये भी बताया नहीं गया है, इनकी कोई TCP कंट्रोल 21 दोनों में होती है। कंप्यूटर नेटवर्क में थोड़ा नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं। इसमें सेंडर और रिसीवर में कैसे सिक्योर होता है वो बताया गया है। सबसे पहले तो होते हैं प्लेन टेक्स्ट होता है। प्लेन टेक्स्ट को हम इंक्रिप्शन करते हैं, फिर वो इंक्रिप्शन के बाद उसको साइफर टेक्स्ट करते हैं, फिर सिक्योर चैनल में हो जाता है करना। फिर सिक्योर चैनल से वापस उसको साइफर टेक्स्ट में करते हैं, फिर उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं, और फिर वापस प्लेन टेक्स्ट में करते हैं। इसके बीच में उसको डेटा को हाइड कर देते हैं सिक्योरिटी को। और फिर होता है प्लेन टेक्स्ट। क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट होता है जो यूजर द्वारा रीड किया जा सकता है। और साइफर टेक्स्ट क्या होता है, ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो यूजर के द्वारा रीड नहीं किया जा सकता, केवल मशीन द्वारा ही रीड किया जा सकता है। इंक्रिप्शन क्या होता है, इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलने का प्रोसेस इंक्रिप्शन होता है।
जबकि डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को बदलने का प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होता है। साइफर टेक्स्ट को बदलने का प्रोसेस को इंक्रिप्शन बोलते हैं, जबकि प्लेन टेक्स्ट को बदलने की प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ओके, और फिर बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। क्रिप्टोग्राफी स्टडी या क्रिप्टोग्राफी कहलाता है, मतलब इंक्रिप्शन की जो स्टडी होती है ना उसको हम क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। और जबकि क्रिप्टो एनालिसिस क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्रिप्टो एनालिसिस कहते हैं। और क्रिप्टोलॉजी क्या होती है, क्रिप्टोलॉजी इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की जो प्रोसेस को हम क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, क्रिप्टोग्राफी और इंक्रिप्शन होती है, क्रिप्टो एनालिटिक डिस्क्रिप्शन होती है। फिर और क्या करते हैं, डेटा इज इंक्रिप्शन निम्न प्रकार के होते हैं, इंक्रिप्शन की, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। मतलब इंक्रिप्शन में सिमेट्रिक की का क्या होता है, एक ऐसी इंक्रिप्शन की है जिसका उपयोग डेटा को इंक्रिप्शन करने के लिए किया जाता है। सिमेट्रिक की में जिस इंक्रिप्शन की के द्वारा डेटा को इंक्रिप्ट किया जाता है केवल उसी की के द्वारा डेटा को डिस्क्रिप्ट किया जा सकता है, इसे सीक्रेट की के नाम से भी जाना जाता है। जबकि एसिमेट्रिक की में क्या होता है, एसिमेट्रिक की इसमें की का पेयर होता है जिसमें एक की पब्लिक की और दूसरी की प्राइवेट की होती है। और सिमेट्रिक की में अगर डेटा को पब्लिक की द्वारा इनक्रिप्ट किया जाता है तो प्राइवेट की द्वारा उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा। अगर डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का उपयोग किया गया हो तो डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की का उपयोग किया जाएगा। और फिर हम पढ़ते हैं थोड़ा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का क्या सीन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल के नियमों का समूह होता है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल निम्न प्रकार के होते हैं। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है जिसके पोर्ट नंबर नहीं होते हैं। प्रोटोकॉल का उपयोग IP एड्रेस से मैक एड्रेस दिखाने के लिए किया जाता है। लॉजिकल एड्रेस के मैपिंग को फिजिकली एड्रेस में करता है। यदि दो तरीके से होता है तो स्टैटिक मैपिंग या मैपिंग, अगर किसी डिवाइस को फिजिकली एड्रेस चेंज हो जाए तो उसे डिवाइस को फिजिकली एड्रेस टेबल में चेंज करना पड़ता है। जबकि डायनेमिक मैपिंग क्या होता है, यह मैपिंग किसी डिवाइस को फिजिकली एड्रेस चेंज होने पर उसे टेबल से एक्सेस कर लेती है, क्योंकि ये एक RARP का उपयोग करती हैं। मतलब स्टैटिक्स का सिंपल याद रखना कि ये मैपिंग का होता है, अगर कोई डिवाइस को फिजिकली एड्रेस चेंज हो जाए तो उस डिवाइस को फिजिकली एड्रेस टेबल में चेंज करना पड़ता है। जबकि डायनेमिक मैपिंग क्या होती है, ये मैपिंग किसी डिवाइस को फिजिकली एड्रेस चेंज होने पर उसे टेबल को एक्सेस कर लेती है, क्योंकि ये RARP का उपयोग करती हैं। RARP क्या होता है, RARP एक रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। इसका भी कोई प्रोटोकॉल नहीं, पोर्ट नंबर नहीं होता है, इसका भी कोई पोर्ट नंबर नहीं होता है। इसका उपयोग मैक फिजिकली एड्रेस से इसका जो उपयोग मैक या फिजिकली एड्रेस से IP लॉजिकली एड्रेस दिखाने के लिए किया जाता है। फिजिकली एड्रेस की मैपिंग को लॉजिकली एड्रेस में करता है। ARP और RARP के पास 16 बिट रिजर्व होते हैं। ये फिजिकली एड्रेस से लॉजिकली लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होते हैं, पोर्ट नंबर 53 होते हैं। जैसे देखो, एक तो ARP का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता है और RARP का भी कोई पोर्ट नंबर नहीं होता है, जबकि DNS का पोर्ट नंबर 53 हमने पहले पढ़ा हुआ है। इस प्रोटोकॉल का यूज हम डोमेन अलाइंस नाम से IP एड्रेस पता करना है। अलाइंस ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है, इसको IP में कन्वर्ट करने के लिए DNS का उपयोग किया जाता है। जैसे www को IP में कन्वर्ट करना, तो किसी भी डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डोमेन नेम जो होता है किसी भी IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। और टेलनेट का क्या होता है, टेलनेट का होता है 23 पोर्ट नंबर होता है इसका 23, उसका DNS का 53, तो टेलनेट का 23 याद रखना। और इस प्रोटोकॉल का उपयोग हम कब करते हैं, जब कंप्यूटर को रैंडम एक्सेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर को जो रैंडमली एक्सेस करते हैं ना, उसको हम रिमोटली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ये एक रिमोटली एक्सेस ये प्रोटोकॉल कमांड बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं, इसे कमांड पे डिपेंड होते हैं और ये डेटा सिक्योर नहीं होता है। यहाँ पे प्रोटोकॉल इंटरनेट की शुरुआत दौर में आया था, ये टेलनेट स्टार्टिंग में आया था, इंटरनेट जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब। अब हम पढ़ते हैं SSH मतलब सिक्योर शेल होता है, इसका पोर्ट नंबर 22 होता है। टेलनेट का 23 था, इसका 22 हो गया पोर्ट नंबर। इस प्रोटोकॉल का उपयोग कंप्यूटर को
रिमोटली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे टेलनेट करते वही एसएसएच वही काम करता था, और इसके द्वारा कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करने में डाटा फुल्ली इनक्रिप्ट करता था और सिक्योर होता था। मतलब टेलनेट में सिक्योर नहीं होता था, इसमें डाटा सिक्योर हो जाता है। और ये जीयूआई बेस्ड प्रोटोकॉल, इसमें एक्स्ट्रा फीचर क्या आया, ये जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेसिस पे था ये। एचटीटीपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका पोर्ट नंबर हमेशा 80 होता है, इसको याद रखना। एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, 80 होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट और सर्वर के बीच मेडिएटर का कार्य करना होता है, जो किसी भी वेब पेज को ट्रांसफर करता है। मतलब एचटीटीपी जो होता है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये 80, इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। ये क्लाइंट और सर्वर के बीच मेडिएटर का काम करता है एचटीटीपी, जो किसी भी वेब पेज को ट्रांसफर करता है। और अब जब अपन HTTPS लगा देते हैं लास्ट में, तो इसका मतलब होता है सिक्योर। HTTP सिक्योर नहीं होता, जबकि HTTPS लास्ट में रहा वो सिक्योर होता है। इसका पोर्ट नंबर 443 होता है और 443 होता है। इस प्रोटोकॉल में सब उपयोगी HTTP की तरह किया जाना चाहता है। इसका भी HTTP जैसे ही सेम उपयोग है, लेकिन इसमें HTTP से ज़्यादा सिक्योरिटी है। मतलब इसमें सिक्योर है डेटा, इसमें सिक्योर, HTTP में सिक्योर नहीं होता। और जब NTP पढ़े तो NTP क्या होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल होता है। इसके भी पोर्ट नंबर 123 होता है और इसका कार्य सर्वर को टाइम मैच करने के लिए किया जाता है। और DHCP क्या होता है, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का क्या होता है, ये प्रोटोकॉल 67 टू लेके 68 तक होते हैं। किसी भी नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर को IP एड्रेस अलोकेट करने के लिए किया जाता है। यह एक DORA मतलब डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट प्रोसेस पर काम करता है। मतलब ये 67 से 68 ये अपने टेबल में पढ़ा था पहले। और ये नेटवर्क को प्रत्येक कंप्यूटर को IP एड्रेस के अलोकेट करने के लिए किया जाता है। और उसको DORA का फुल फॉर्म होता है डिस्कवरी ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट एंड प्रोसेस पर काम करता है। और पोप क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 110। ये मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है और ये मेल को अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। इसमें जो मेल होता है अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता है। इसमें पोप का नया वर्जन POP3 आया हुआ है, जो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में भी मेल को शो करता है। इसमें सर्वर के ऊपर अलग अलग फोल्डर नहीं बना सकते हैं। इसका उपयोग ऑफलाइन सर्वर को मेल एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ऑफलाइन सर्वर से मेल एक्सेस करने के लिए हम POP का यूज़ करते हैं। और IMAP क्या होता है, IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का 143 जो होता है इसका पोर्ट नंबर है और POP3 की तरह ये कार्य करता है, लेकिन इसके कुछ एडवांस फीचर हैं। इसके फीचर क्या हैं, एडवांस फीचर इसके यूज़र मेल से रीनेम, डिलीट और चेंज किया जा सकता है। इसमें यूज़र ईमेल को सर्च कर सकते हैं। यूज़र ईमेल हेडर सब्जेक्ट को चेक कर सकता है बिना डाउनलोड किए। इसका उपयोग इंटरनेट सर्वर से मेल एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सर्वर से मेल एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को होने वाली कंपल्सरी होती हैं। इसके द्वारा एक मेल सर्वर से एक समय से एक से भी ज़्यादा डिवाइस पर की जा सकती है। इसका लेटेस्ट वर्जन ऑफ IMAP4 है। लेटेस्ट वर्जन जो होता है ना IMAP4 है। और फिर बाद में क्या है, SMTP क्या होता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जिसका पोर्ट नंबर 25, 587 और 456 में आता है। 25, 587 और 456 में आता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल में किया जाता है। यह प्रोटोकॉल क्लाइंट और सर्वर के बीच ईमेल सेंड और रिसीवर का काम करता है। और इस प्रोटोकॉल सेंड में मेल सर्वर और रिसीवर मेल सर्वर तक कार्य करता है, लेकिन रिसीवर को मेल सर्वर से क्लाइंट तक मेल POP और IMAP से भेज सकते हैं। IMAP अपन ने ऊपर पढ़ा था 143 इसका पोर्ट नंबर था। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल फुल फॉर्म है इसकी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और अभी ये क्या है, इसका सिक्योर वर्जन SMTP है और इसका पोर्ट नंबर 465 है। अब ये है 14 वाला CSMA क्या होता है, CSMA CD। ये एक प्रोटोकॉल का उपयोग एक से अधिक नेटवर्क में एक ही राउटर या डेटा सेंड रिसीव किया जाता है। तो इसके कोलिजन
कोलाइजन एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम से को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इथरनेट पर यही प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। इथरनेट पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? CAMA और CD प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। और अभी क्या है TFTP। TFTP क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्राइबल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म है TFAT का TAFTA का TFTP का। फिर है इसका पोर्ट नंबर 69 है। और इस प्रोटोकॉल का उपयोग हम फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, लेकिन यह TCP की तुलना में रिस्पॉन्सिबल फाइल ट्रांसफ़र नहीं करता है। और IGMP क्या है? IGMP का कोई पोर्ट नंबर नहीं होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग मल्टीटास्किंग के लिए किया जाता है IGMP का। और RIP क्या होती है? RIP एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ये पोर्ट नंबर 520 को होता है, इसका पोर्ट नंबर है 520। एंड प्रोटोकॉल का यूज़ राउटर को निकालने वाले प्रत्येक डेटा की इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। SNMP क्या होता है? SNMP का पोर्ट नंबर 989 और 990 होता है। और ये FTP का सिक्योर वर्जन है। और ये यूज़ सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। और अभी लास्ट है ICMP। ICMP IP प्रोटोकॉल का सुधरा हुआ रूप है ICMP। और इसका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। इसका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल में आता है। अब हम थोड़ा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मुख्य 3 कंपनियां हैं, गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। ये तीनों कंपनियों के बारे में पढ़ लेते हैं। गूगल के कंपनी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है। गूगल पर एंड्रॉयड की शुरुआत 5 नवंबर 2007 को की गई है, परंतु आम जनता के लिए 23 सितंबर 2008 को इसे लॉन्च किया गया है। एंड्रॉयड मोबाइल सेट का यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड का एक लिनक्स कर्नल में डिज़ाइन किया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एंड्रॉयड वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज करने वाला मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है। एंड्रॉयड के नवीनतम वर्जन एंड्रॉयड क्यू बीटा है, जो 2019 में लॉन्च किया गया है। गूगल क्लाउड एंड्रॉयड में इसका उपयोग क्लाउड डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। और क्लाउड स्टोरेज अपने मोबाइल के डेटा को किसी अन्य सर्वर पर सेव करना क्लाउड स्टोरेज होता है। और प्ले स्टोर जो होता है ना, वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐप इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर का यूज़ किया जाता है। प्ले स्टोर को हज़ारों ऐप हैं। और गूगल डीओ क्या है? डीओ तो ये एंड्रॉयड को वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल डीओ बोलते हैं इसको। और गूगल नाउ क्या है? गूगल नाउ एंड्रॉयड को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट गूगल नाउ है, जिसका यूज़र मोबाइल में बोलकर इनपुट दे सकता है। और गूगल क्रोम में क्या होता है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम है। और वेब ब्राउज़र का यूज़ किसी वेब को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जबकि गूगल पे का जो होता है ना, वो ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र ऐप गूगल पे का यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। अब थोड़ा एप्पल के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज एप्पल कंपनी के मोबाइल में किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी टच और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और iOS की शुरुआत 9 जनवरी 2007 में हुई, लेकिन इसकी आम जनता के लिए 29 जनवरी 2007 में लॉन्च किया गया है। और iOS का नवीनतम वर्जन 12.3.2 है। और सफारी iOS का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है, जिसमें माध्यम से हम वेब पेज को एक्सेस किया जा सकता है। एप्पल जो स्टोर करता है iOS को एप्पल स्टोर से नए ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और एप्पल मेल ईमेल एक्सेस करने के लिए एप्पल मेल का यूज़ किया जाता है। और iOS का नवीनतम वर्जन 12.0 है। और आई क्लाउड क्या होता है? ये एप्पल का क्लाउड स्टोर के लिए ऐप है आई क्लाउड। और अब तो लास्ट हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम विनओएस है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 21 अक्टूबर 2010 को लॉन्च किया गया है। और एप्पल ऐप स्टोर जो विन ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप इंस्टॉल करने के लिए ऐप का स्टोर यूज़ किया जाता है। ऐप स्टोर में हज़ारों ऐप हैं।
कार्टोना विन का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कार्टोना है, जिसे यूज मोबाइल उसमें बोलकर इनपुट दे सकते हैं। और मोबाइल एड्स क्या है? विन ऑपरेटिंग सिस्टम डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एड्ज और वेब ब्राउज़र का यूज़ किसी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वन ड्राइव क्या होता है? वन ड्राइव WIN में इसका उपयोग क्लाउड डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। और क्लाउड स्टोरेज अपने मोबाइल के डेटा को किसी अन्य सर्वर पर सेव करना क्लाउड स्टोरेज कहलाता है, मतलब होता है। ये सारे थे हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 कंपनियां थी। पहली गूगल और एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम थोड़ा शॉर्टकट की पढ़ लेते हैं कि भाई अब जब अपन कोई शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो है कि Ctrl+X करते हैं तो कोई चीज़ अपना कोई भी सिलेक्टेड चीज़ कट जाते हैं। और फिर अपन Ctrl+U करते हैं तो Ctrl+U में पेस्ट हो जाता है जहाँ पे अपन उसको पेस्ट करना चाहते हैं। तो Ctrl+X से कट होता है, Ctrl+U से पेस्ट होता है, जबकि Ctrl+C साथ में दबाने से कॉपी होता है। और Ctrl+Z अपन अगर कोई बाई मिस्टेकली रिमूव हो गया तो उसको अपन वापस एक्सेस करते हैं। और Ctrl+Y मतलब जो है जो पोजीशन वापस चले जाते हैं। और Ctrl+T मतलब क्रिएट टेबल हो गया। और Ctrl+L मतलब क्रिएट टेबल, दोनों का एक ही मीनिंग है। और धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।